नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कथा है लोकमत का सम्मान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। बेचू धोबी को अपने गांव और घर से उतना ही प्रेम था जितना प्रत्येक मनुष्य को होता है। उसे रूखी सूखी और आधे पेट खाकर भी अपना गांव समग्र संसार से प्यारा था। यदि उसे वृद्धा किसान स्त्रियों की गालियां खानी पड़ती थी तो बहुओं से बेचू दादा कहकर पुकारे जाने का गौरव भी था। आनंद और शोक के प्रत्येक अवसर पर उसको बुलाया जाता। विशेषतः विवाहों में उसकी उपस्थिति वर और वधू से कम आवश्यक न थी। उसकी स्त्री घर में पूजी जाती थी और द्वार पर बेचू का स्वागत होता था। हाँ, धेले पर कपड़े धोकर भी वह अपनी दशा से संतुष्ट रह सकता था, किंतु जमींदार के नौकरों की क्रूरता और अत्याचार कभी कभी इतने असहनीय हो जाते थे कि उसका गांव छोड़कर भाग जाने का मन चाहता था। गांव में करिंदा साहब के अतिरिक्त 5-6 चपरासी थे। उनके सहवासियों की संख्या भी कम ना थी। बेचू को इन सज्जनों के कपड़े मुफ्त में धोने पड़ते थे। उसके पास स्त्री भी ना थी और उनके कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए उसे दूसरे गांव जाकर धोबियों की चिरौरी करनी पड़ती थी। और अगर कभी बिना इस्त्री के लिए कपड़े ले जाता तो उसकी शामत आ जाती थी। मार पड़ती, घंटों चौपाल के सामने खड़ा रहना पड़ता, गालियों की बौछार तब पड़ती कि सुनने वाले कानों पर हाथ रखने लगते। उधर से गुजरने वाली स्त्रियां लज्जा से सिर झुका लेती। जेठ का महीना था। आसपास की ताल तलैया सब सूख गई। बेचू को पहर रात दूर के एक ताल पर जाना पड़ता था। यहाँ भी धोबियों की ओसेरी बंधी हुई थी। बेचू की ओसेरी 5वें दिन पड़ती थी। पहर रात रहे लादी लाद कर ले जाता, मगर जेठ की धूप में 9-10 बजे के बाद खड़ा ना हो सकता था। आधी लादी भी धुल ना पाती और बिना धुले कपड़े समेटकर घर चला आता। गांव के सरल जजमान उसकी विपत्ति कथा सुनकर शांत हो जाते थे। ना कोई गालियाँ देता, ना मारने दौड़ता। जेठ की धूप में उन्हें भी पुर चलाना और खेत गोड़ना पड़ता था। अपने पैरों में बिवाई फटी थी तो वे पीर जानते थे, परंतु करिंदा महाशय, उनको प्रसन्न करना इतना सहज तो ना था। उनके आदमी नित्य बेचू के सिर पर सवार रहते। बड़ी गंभीरता से कहते, तू एक एक अठवारे तक कपड़े नहीं लाता? क्या यह भी कोई जाड़े के दिन है? आजकल पसीने से दूसरे दिन कपड़े मैले हो जाते हैं, कपड़ों से बू आने लगती है, पर तुझे कुछ परवाह नहीं रहती। बेचू हाथ पैर जोड़कर किसी तरह उन्हें मनाता रहता। यहाँ तक कि एक बार उसे बातें करने में 9 दिन हो गए और कपड़े तैयार ना हुए। धुल तो गए पर इस्त्री ना हुई। अंत में विवश होकर बेचू 10वें दिन कपड़े लेकर चौपाल पहुंचा। मारे डर के पैर ना आगे उठते थे। कारिंदा साहब उसे देखते ही क्रोध से लाल हो गए। बोले, क्यों बे पाजी, तुझे गांव में रहना है या नहीं? बेचू ने कपड़ों की गठरी तख्त पर रख दी और बोला, क्या करूँ सरकार, कहीं भी पानी नहीं है और ना मेरे पास इस्त्री है। पानी तेरे पास है नहीं जो सारी दुनिया में है। अब तेरा इलाज इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि गांव से निकल जा शैतान। दाई से पेट बनाता है, पानी नहीं है, स्त्री नहीं है। बेचू बोला, मालिक गांव आपका है, रहने दें या निकाल दें, लेकिन यह कलंक ना लगाएं। इतनी उम्र आप ही लोगों की खिदमत करते हो गई, पर चाहे कितनी ही भूल चूक हो गई हो, कभी नीयत बद नहीं हुई। अगर गांव में कोई यह कह दे कि मैं अपने ग्राहकों के साथ ऐसी चाल चली है तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। यह दस्तूर शहर के धोबियों का है। निरंकुशता का तर्क से विरोध है। करिंदा साहब ने कुछ और अपशब्द कहे। बेचू ने भी न्याय और दया की दुहाई दी। फल यह हुआ कि उसे 8 दिन हल्दी और गुड़ पीना पड़ा और 9वें दिन उसे सब ग्राहकों के कपड़े जैसे तैसे धो दिए, अपना बोरिया बंधना संभाला और बिना किसी से कुछ कहे सुने रात को पटने की राह ली। बेचू शहर में आया तो ऐसा जान पड़ा कि मेरे लिए पहले से जगह खाली थी। उसे केवल एक किराए की कोठरी लेनी पड़ी और काम चल निकला। पहले तो वह किराया सुनकर चकराया। देहात में तो उसे महीनों में इतनी धुलाई न मिलती थी, पर जब धुलाई की दर मालूम की तो किराए की अखर मिट गई। एक ही महीने में ग्राहकों की संख्या उसकी गणना शक्ति से अधिक हो गई। यहाँ पानी की कमी थी नहीं और वह वादे का पक्का। अभी नागरिक जीवन की कुसंस्कारों से मुक्त था। कभी कभी उसकी एक दिन की मजूरी देहात की वार्षिक आय से बढ़ जाती, लेकिन 3 ही 4 महीने में उसे शहर की हवा लगने लगी। पहले जहाँ वह नारियल पानी पीता था, अब एक गुड़गुड़ी ले आया। नंगे पांव जूते से वशिष्ठ हो जाते थे। मोटे अनाज से पाचन क्रिया में विघ्न पड़ने लगा। पहले कभी कभी 30 त्योहार के दिन शराब पी लिया करता था, अब थकान मिटाने के लिए नित्य उसका सेवन करने लगा।
स्त्री को आभूषणों की चाट पड़ी। और धोबिनें बन-ठन कर निकलती हैं तो मैं किसी से कम हूँ क्या? लड़के खोचे पर लट्टू हुए, हलवे और मूंगफली की आवाज़ सुनकर अधीर हो जाते। उधर मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया। भूसा और खली भी मोतियों के मूल बिकती थी शहर में। लादी के दोनों बैलों का पेट भरने में एक खासी रकम निकल जाती थी। आते पहले कई महीनों में जो बचत हो जाती थी अब वह गायब हो गई। कभी कभी खर्च का पल्ला भारी हो जाता था, लेकिन किफ़ायत करने का कोई विधि समझ न आती थी। निदान स्त्री ने बेचू की नज़र बचाकर ग्राहकों को कपड़े पछाई देने शुरू कर दिए। बेचू को यह बात मालूम हुई तो बिगड़कर बोला, अगर मैंने फिर यह शिकायत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी इल्ज़ाम पर मैंने अपने बाप दादे का गांव छोड़ दिया। यहाँ से भी निकालना चाहती है क्या? तुम्ही से तो एक दिन भी दारू बिना नहीं रहा जाता। मैं क्या पैसे लाकर लुटाती हूँ? जो खर्च लगे वह देते जाओ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है दूसरों के कपड़े देने की? मुझे इससे कुछ मिठाई थोड़ी ही मिलती है। स्त्री उसे डोली पर बिठाकर वैद्य जी के यहाँ ले गई। एक दिन जब वह बीमार पड़ा तो वैद्य जी ने नुस्खा लिखा। घर में पैसे ना थे। बेचू स्त्री की कातर नेत्रों से देखकर बोला, तो क्या होगा, दवा मंगानी है। तो मैं क्या करूं? स्त्री बोली, किसी से उधार ना मिलेगा। सबसे उधार ले चुकी हूँ मोहल्ले में। राह निकलना मुश्किल हो गया। अब किससे लूँ? अकेले जितना काम हो सकता है करती हूँ। अब छाती फाड़कर मर थोड़ी ही जाऊंगी। कुछ पैसे ऊपर से मिल जाते, लेकिन तुमने मनाही कर दी तो मेरा क्या बस है। 2 दिन से बैल भूखे खड़े हैं। 2 रुपये हो तो इनका पेट भरे। बेचू बोला, अच्छा ठीक है, जो तेरे जी में आए कर। किसी तरह काम तो चला। मुझे मालूम है कि शहर में अच्छी नीयत वाले आदमी का निर्वाह नहीं हो सकता। और उस दिन से यहाँ भी अन्य धोबियों की नीति का व्यवहार होने लगा। बेचू के पड़ोस में एक वकील के मोहरे मुंशी दाताराम रहा करते थे। बेचू कभी कभी अवकाश के समय उनके पास आ बैठता। पड़ोस की बात थी, धुलाई का कोई हिसाब किताब ना था। मुंशी जी बेचू की खातिर करते, अपनी चिल्लम उतार कर उसकी तरफ बढ़ा देते। कभी घर में कोई अच्छी चीज़ पकती तो बेचू के लड़कों के लिए भिजवा देते। हाँ, इसका विचार रखते थे कि इन सत्कारों का मूल्य धुलाई के पैसे से बढ़ने ना पाए। गर्मियों के दिन थे, बारातों की धूम मची हुई थी। मुंशी जी को एक बारात में शरीक होना था। गुड़गुड़ी के लिए पेचवान बनाया, रोगनी चिल्लम लाए, सलेम शाही जूते खरीदे, अपने वकील साहब के घर से कालीन मंगनी लाए, अपने मित्र से सोने की अंगूठी और बटन लाए। इन सामग्रियों को एकत्रित करने में ज़्यादा कठिनाई ना पड़ी, किंतु कपड़े मंगनी लेते हुए शर्म आती थी। बारात के योग्य कपड़े बनवाने की गुंजाइश न थी। तंजेब के कुर्ते, रेशमी अचकन, नैनसुख की चुन्नटदार पजामा, बनारसी साफ़ा बनवाना आसान न था। खासी रकम लगती थी। रेशमी किनारे की धोतियाँ और काशी सिल्क की चादर खरीदनी भी कठिन समस्या थी। कई दिनों तक बेचारे इस चिंता में पड़े रहे। अंत में बेचू के सिवाय कोई इसे चिंता का निवारण करने वाला दिखाई न दिया। संध्या समय जब बेचू उनके पास आकर बैठा तो बड़ी नम्रता से बोले, बेचू एक बारात में जाना है और सब सामान तो मैंने जमा कर लिए, मगर कपड़े बनवाने में झंझट है। रुपयों की तो चिंता नहीं, तुम्हारी दया से हाथ कभी खाली नहीं रहता। पेशा भी ऐसा है कि जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। एक ना एक आंख आध गाढ़ का पूरा नित्य फंसा ही रहता है। पर जानते हो आजकल लग्न की तेजी है, दर्जियों को सिर उठाने की फुर्सत नहीं। दूनी सिलाई लेते हैं, तिस पर भी महीनों दौड़ाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ मेरे लायक कपड़े हों तो 2-3 दिन के लिए दे दो, किसी तरह बला सर से टले। इतनी मदद करोगे ना? बेचू ने मुरव्वत पढ़कर कहा, मुंशी जी आपके लिए किसी बात से इनकार थोड़ी है, लेकिन बात यह है कि आजकल लग्न की तेज़ी से सभी ग्राहक अपने अपने कपड़ों की जल्दी मचा रहे हैं। दिन में 2-3 बेर आदमी भेजते हैं। ऐसा ना हो इधर आपके कपड़े दे दूं, उधर कोई जल्दी मचाने लगे। मुंशी जी बोले, जी 2-3 दिन के लिए टालना कौन बड़ा काम है। तुम चाहो तो हफ्तों टाल सकते हो। अभी भट्टी नहीं है, स्त्री नहीं है, घाट बंद है, तुम्हारे पास बहानों की कमी थोड़ी ना है। पड़ोस में रहकर क्या मेरी खातिर इतना भी ना करोगे? बेचू बोला, नहीं मुंशी जी, आपके लिए जान हाजिर है। चलिए कपड़े पसंद कर लीजिए तो मैं उन्हें एक बार इस्त्री करके ठीक कर दूँ। यही ना होगा ग्राहकों की खुड़कियाँ खानी पड़ेंगी और 2-4 ग्राहक टूट जाएंगे, कौन गम है। मुंशी ताताराम ठाठ से बारात पहुँचे। यहाँ उनके बनारसी साफ़े, रेशमी अचकन और रेशमी चादर ने ऐसा रंग जमाया कि लोग समझने लगे कि यह बड़े रईस हैं। बेचू भी उनके साथ हो लिया। मुंशी जी ने उसकी बड़ी खातिर की, उसे एक बोतल शराब दिला दी। भोजन करने गए तो एक पत्तल उसके वास्ते भी ले आए। बेचू के बदले चौधरी कहकर पुकारते थे। अब यह सारा ठाट बाट उसी की बदौलत था। आधी रात गुजर हो गई, महफिल उठ गई। लोग सोने की तैयारियां कर रहे थे।
बेचू मुंशी जी की चारपाई के पास एक चदरा ओढ़े पड़ा था। मुंशी जी ने कपड़े उतारे और बड़ी सावधानी से अलगनी पर लटका दिए। हुक्का तैयार था। लेटकर पीने लगे कि अकस्मात संजीदों में से एक अताई आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कहिए हजरत, यह अचकन और साफा आपने कहाँ पाया? मुंशी जी ने उसकी ओर सशंक नेत्रों से देखकर कहा, इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। मुंशी जी ने दुस्साहसपूर्ण भाव से कहा, क्या तुम्हारे ख्याल से रेशमी अचकन और साफा तुम्हारे सिवाय क्या और कोई नहीं पहन सकता? हो क्यों नहीं सकता, पहन क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने जिसे दिया है वह पहनता है। एक से एक पड़े हैं, किसकी गिनती करूं, लेकिन यह दोनों चीज़ें मेरी हैं। अगर ऐसी अचकन शहर में किसी के पास निकल आए तो बता दीजिए, मैं इसकी सिलाई के 10 रुपये दिए हैं। ऐसा कोई कारीगर शहर में नहीं है। ऐसी तराश करता है कि हाथ चूम ले। साफे पर मेरा निशान बना हुआ है, लाइए दिखा दूं। मैं आपसे महज इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने यह चीज़ें कहाँ से पाई? मुंशी जी समझ गए कि अभी अधिक तर्क वितर्क का स्थान नहीं है। कहीं बात बढ़ ना जाए तो बेइज्जती हो जाए, कूटनीति से काम ना चलेगा। नम्रता से बोले, भाई यह ना पूछो, यहाँ इन बातों को कहने का मौका नहीं है। हमारी तुम्हारी इज्जत एक है, बस इतना ही समझ लो कि इस तरह दुनिया का काम चलता है। अगर ऐसे कपड़े बनवाने बैठता तो इस वक्त सैकड़ों के माथे जाती। यहाँ तो मैं किसी तरह नवेद में शरीक होना था। तुम्हारे कपड़े खराब ना होंगे, इसका जिम्मा मेरा। मैं इनकी एहतियात अपने कपड़ों से भी ज़्यादा करूँगा। अताई बोला, कपड़ों की मुझे फ़िक्र नहीं, आपकी दुआ से अल्लाह ने बहुत दिया है। रईसों को खुदा सलामत रखे, उनकी बदौलत 5 उंगलियां घी में हैं। ना ही मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ, आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि कपड़े यह आपने किससे पाए? मैंने बेचू को धोने के लिए दिए थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर बेचू के घर से उड़ा लिया है, किसी धोबी ने बेचू के घर से चुराकर आपको दे दिए हों, क्योंकि बेचू तो कभी ऐसा काम कर नहीं सकता। वह ऐसा छिछोरा नहीं है। मैं खुद इससे इस तरह का मुआमला करना चाहता था, हाथों पर रुपए रख देता था, पर उसने कभी परवाह ना की। साहब रुपए उठाकर फेंक दिए। ऐसी डांट बताई कि मेरे होश उड़ गए। इधर का हाल नहीं जानता, लेकिन अब मैं उससे ऐसी बातचीत ही नहीं करता। मुझे यकीन है कि वह इतना बदनीयत नहीं हो सकता। इसलिए आपसे बार बार पूछता हूँ कि आपने यह कपड़े कहाँ पाए? मुंशी जी बोले, बेतू तो निस्बत तुम्हारा जो ख्याल है बिल्कुल ठीक है। वह ऐसा ही बेगरज आदमी है, लेकिन भाई पड़ोस का भी तो कुछ हक होता है। मेरे पड़ोस में रहता है, 8 पहर का साथ है। इधर से भी कुछ ना कुछ सलूक होता ही रहता है। मेरी ज़रूरत देखी तो उसका दिल पसीज गया। अताई ने बेचू की निष्प्रहता के विषय में बड़ी अतिशयोक्ति से काम लिया था। ना उसने बेचू के हाथ में कभी रुपये रखे थे, ना बेचू ने कभी उसे डांट लगाई थी। पर इस अतिशयोक्ति का प्रभाव बेचू पर उससे कहीं ज़्यादा पड़ा। केवल बातों की यथार्थ कह देने से पड़ सकता था। बेचू नींद में न सोया था। अताई की एक एक बात उसने सुनी थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि मेरी आत्मा किसी गहरी नींद से जाग गई। दुनिया मुझे कितना ईमानदार और सच्चा समझती है और मैं कितना बेईमान दगाबाज हूँ। इसी झूठे इल्जाम पर मैंने गांव छोड़ा जहाँ बाप दादू से रहता था, लेकिन यहाँ कर दारू शराब घी चीनी के पीछे तबाह हो गया। बेचू यहाँ से लौटा तो दूसरा ही मनुष्य होगा था, या यूं कहिए कि वह फिर अपनी खोई हुई आत्मा को पा गया। 6 महीने बीत गए। संध्या का समय था। बेचू के लड़के मलखान के ब्याह की बातचीत करने के लिए मेहमान लोग आए हुए थे। बेचू स्त्री से कुछ सलाह करने के लिए घर में आया तो वह बोली, दारू कहाँ से आएगी, तुम्हारे पास कुछ है? बेचू बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, जो कुछ था मैं तुम्हें पहले ही दे दिया। स्त्री बोली, उसमें तो चावल दाल घी यह सब सामान लाई। 7 आदमियों का खाना बनाना है, सब उठ गए तो मैं क्या करूं? बिना दारू लिए लोग भला खाने बैठेंगे? कितनी नामूसी होगी। नामूसी हो चाहे बदनामी, दारू लाना मेरे बस की बात नहीं। यही ना होगा ब्याह ठीक ना होगा ना सही। वह दुशाला धुलने के लिए नहीं आया है, ना ही किसी बनिए के यहाँ गिरवी रखकर 4-5 रुपये ले आओ, 2-3 दिन में छुड़ा लेना। इस तरह मर्जात तो निभानी चाहिए ना। सब कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे, दारू तक ना दे सका। स्त्री बोली, कैसी बातें करती हो, यह दुशाला मेरा है क्या? किसी का है। इस वक्त काम निकाल लो, कौन किससे कहने जाता है। ना यह मुझसे ना होगा, चाहे दारू मिले ना मिले। बेचू बोला। यह कहकर बाहर चला गया। दोबारा भीतर गया तो देखा स्त्री जमीन से खोदकर कुछ निकाल रही है। उसे देखते ही वह गड्ढे से को आंचल से छिपा लिया। यह देखकर बेचू मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया।